Assalamualaikum everyone, this is me Arham Freelancing Wala and I am a student of Rehan AI Teachers Training Institute Batch 22. Today we have a very special guest Miss Saira Bano Education वाली। इनकी एजुकेशन के बारे में जानते हैं, इनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं और ये किस सिटी से बिलोंग करती हैं वो जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मिस सायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम वरहम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताएं ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल अरहम। आई एम सायरा बानो, एजुकेशन वाली। मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ और एजुकेशन की फील्ड में मुझे एक डेकेड से ज़्यादा हो गया, 2 भी कह सकते हैं तकरीबन। एजुकेशन फील्ड में हूँ मैं और जो करियर मैंने स्टार्ट किया वो एज़ अ टीचर स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता सारे इतना टाइम हो गया तो उसके साथ फिर मैनेजमेंट साइड पर भी आ गए। तो तकरीबन 10 साल से अब मैं मैनेजमेंट साइड में हूँ। टीचिंग छोड़ नहीं दी, डायरेक्ट नहीं रहा टीचिंग से ना। जी ठीक है, ये आपकी टीचर्स की जर्नी जो है कैसी रही और आप इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे, कुछ गाइडेंस देंगे? देखिए, मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान में फीमेल मोस्टली जब कुछ नहीं कर सकती तो वो कहती हैं हम टीचर बन जाते हैं। जी। लेकिन शायद मेरा स्टार्ट ऐसे ही हुआ था कि और कोई ऑप्शन नहीं था, बच्चे छोटे थे। एजुकेशन मैंने शादी के बाद कंप्लीट की। जब मेरी शादी हुई तो हार्डली मैंने इंटर किया हुआ था या बीए था, अब तो भूल भी गई, टाइम हो गया। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स, डबल मास्टर किया, बीएड किया और टीचर्स मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग की मैंने कराची से। कुछ अर्सा हम कराची भी रहे स्टार्टिंग में, क्योंकि हस्बैंड की जॉब जो थी वो ऐसी थी बैंकिंग कि उन्हें ट्रांसफ़र हुआ तो उनके साथ चले गई। फिर ट्रांसफ़र हुआ तो वापस आ गया हैदराबाद। जर्नी कराची से स्टार्ट हुई थी प्री स्कूल की टीचिंग करते हुए। लेकिन मेरा आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिल गई थी कि मैं हायर क्लास को पढ़ा सकती। लेकिन फिर हुआ ये कि मुझे लगा कि जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो शायद बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। कहते हैं ना, रूट कॉज़ आपको मालूम ऐसे होनी चाहिए। तो इसी तरह मुझे था कि रूट से स्टार्ट किया जाए तो फिर हम आगे फ्लावर्स की तरफ जाएँगे। बट हर जगह पॉलिटिक्स होती है, हर जगह थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स कह लें या फेवरेटिज़्म कह लें कि जब आप एक सेक्शन में चले जाते हैं ना, तो फिर वो दूसरे सेक्शन में मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हेड को समझ आ जाती है कि आप उसके सेक्शन के लिए कुछ नहीं। फिर आप कितने ही क्वालिफ़ाई कर जाएँ, कितने भी कैपेबल हो, मतलब दे वांट टू कीप यू विद देम। तो मुझे ये हुआ कि काफ़ी अर्सा प्री स्कूल रहा, फिर जूनियर, मिडिल, सीनियर्स। तो मेरी जर्नी प्री स्कूल से लेके कॉलेज के स्टूडेंट्स तक उनके साथ रही है। माशाल्लाह। और आपको टीचिंग के दौरान कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखो मैडम, हमारे टाइम पर ना इतनी मुश्किल नहीं थी जो मुश्किल अब के टीचर्स की। हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था कि हम मार सकते थे, हाथ उठा सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब भी ज़ाहिर मैंने बहुत बड़े सिस्टम, मैंने अगर कहूँ तो सिर्फ 2 सिस्टम के साथ काम किया इतना अर्सा। लेकिन परमिशन या मतलब ये मैं बहुत अंडरस्टूड था कि हम बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, हम मार नहीं सकते, हम डाँट नहीं सकते एज़ अ टीचर भी ना। लेकिन हमें भी लिमिट्स भी मालूम थी। लेकिन बच्चे को एक खौफ था टीचर का, जो कि अब नहीं है। जी, ऐसे। तो हमें इतनी मुश्किलात नहीं पेश आई जो आजकल टीचर्स को आती हैं। जितनी टीचर्स, जब मैं मीटिंग कॉल करती हूँ या पीटीएम होते हैं या टीचर्स के कंसर्न्स होते हैं, तो अब जो वो फेस कर रही हैं वो हमने फेस नहीं किया। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली मैंने उनको फील भी किया, ऑब्ज़र्व भी किया। मुश्किलात हमें भी इस तरह आई कि उस टाइम भी पेरेंट ऐसा ही था, लेकिन कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग था। अब ये कह लें कि मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि वो हर एक कहता है कि हमारे राइट्स, हमारे राइट्स। बच्चा नहीं पढ़ रहा तो पेरेंट के राइट हो जाते हैं, बच्चा पढ़ रहा है तो वो मतलब बड़ी चीज़ें हैं जो अगर इस पे हम बात करें तो बड़ी एक डिबेट छिड़ जाएगी। बड़ा मुझे सोच समझ के आपको रिप्लाई करना पड़ेगा इस फील्ड से रिलेटेड। ऐसे ही है। तो आप एज़ अ टीचर आपके नज़दीक स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए? देखिए, स्टूडेंट तो बच्चे हैं ना, वो तो कैसे भी जी, होंगे, हमें उन्हें डेवलप करना है। इसमें टीचर बच्चों के साथ थर्ड और रोल एक, जब हम अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं या जितनी भी हमारी डिस्कशंस होती है तो हमें एक ट्रायंगल दिखाया जाता है। वो ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है टीचर्स को, बच्चों को और पेरेंट्स को। ये ट्रायंगल है
जो कंप्लीट होगा तो ही बच्चा सक्सेसफुल होगा, या ये कह लें कि वो अचीव कर पाएगा जो पेरेंट चाहता है या जो बच्चा चाहता है या फिर टीचर चाहती है। पेरेंट्स के और हेल्प के फॉर बगैर नहीं जी, होता। ऐसे ही है बिल्कुल। पेरेंट्स जब तक बच्चे पे तवज्जो ना दें, ना देखें उनका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, तो फॉर एग्जांपल वो नहीं हो सकता। अरे और उसे अगर मैं पढ़ना ही कहूँ नहीं है ना, हुँ, उसे पढ़ना ही जी नहीं है। कंटिन्यू। बच्चा क्लास में आ भी रहा है या नहीं, हम ऐसे ही बेसिक की तरफ आते हैं ना, बच्चा क्लास में आ रहा है या नहीं। अब लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाना चाहती हूँ, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहें तो आपको मालूम है कि मैथ्स की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो एक्सरसाइज A B C D या 1 2 3 4 होती हैं। अगर हुँ, आपने 1 नहीं समझी तो आप 4 कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, अब वो कहाँ मिस हो रहा है, वो बच्चा आ नहीं रहा, वो बच्चा प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो घर से ही नहीं आया। चले जी, वो घर से भी आ गया किसी दिन, वो बच्चा रेगुलर है। अब पेरेंट का ये भी कंसर्न आता है कि बच्चा तो रेगुलर है, उसे क्यों नहीं समझ आ रहा? क्या बच्चा रात को टाइम पे सोया था? वो बच्चा जब सो ही रात के 2 3 बजे रहा है और सुबह 7:30 8 बजे आप स्कूल भेज देते हैं, टीचर जो उसे समझा रही है हाउ ही विल कंज्यूम, वो तो सो रहा है, उसका जी, दिमाग सो रहा है, ही इज नॉट एक्टिव। चले वो आ गया, वो सो भी नहीं रहा। अब तीसरा एस्पेक्ट, वो बच्चा नाश्ता ही नहीं करके आया, उसमें वो एनर्जी ही नहीं है। हम लंच बॉक्स भेज रहे हैं 2, एक नाश्ते का वो सुबह आप करवा दीजिएगा, दूसरा लंच बॉक्स लंच के टाइम पे करवा दीजिए, हमारा बच्चा घर में जी, नहीं खाता। वो सारी परवरिश टीचर ही नहीं करनी है स्कूल में। जी, ऐसे ही है। और जो कहते हैं फॉर एग्जांपल एआई टूल्स जो आए, उससे टीचर्स रिप्लेस हो सकते हैं, तो मेरे नज़दीक ये तो गलत है। और आप एज़ अ टीचर हैं, तो आप खुद बताएँ कि ऐसा मुमकिन है या नहीं? देखें, अगर अभी की हम प्रेजेंट की बात करें पाकिस्तान की, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, अब्रॉड आप बाहर के मुल्कों में बात कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं किएगा कहीं ना कहीं, अभी इतनी जल्दी ये नहीं होने वाला। पाकिस्तान में तो मैं समझती हूँ कि 15 20 साल तक नहीं होने वाला। अब फॉर एग्जांपल हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं ना एआई का यूज़ करते हुए हम इंटरव्यू कंडक्ट हुँ, करवाना है। जो हमारी बेसिक नीड है, इंटरनेट, इट इज़ नॉट सफिशिएंट, वी आर पेइंग अ लॉट, बट वी आर अनएबल टू गेट दैट सर्विस। जो हम पे कर रहे हैं वो सर्विस ही हमें नहीं मिल रही, तो यहाँ पढ़ेगा कैसे बच्चा? ये तो हमारा एक टास्क है, ना कह लें कि हम भी एज अ स्टूडेंट ही कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही। हमारी कोशिश है, हमने टारगेट अचीव कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा इतनी देर थोड़ी बैठेगा। जहाँ टीचर की स्टैमरिंग नजर आई उसे कि ये वीडियो स्टक हो रही है, तो ही विल नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ही विल नॉट लर्न, ही विल बी डिस्ट्रैक्टेड। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी ऐसे ही कहा था। फॉर एग्जांपल बड़े बच्चे तो कर लेंगे, छोटे बच्चे कैसे करेंगे? उनको तो टीचर की गाइडेंस लाज़मी चाहिए। टीचर्स रिप्लेस हो ही नहीं सकता, कहीं न कहीं उनकी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, जी। उनको मोटिवेट और करने के लिए। यस, और जी जैसे अदम, आपने कहा था एक्सपेक्टेशंस, फॉर एग्जांपल टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस है, बच्चे उस चीज़ को इम्प्रूव भी कर देते हैं टीचर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। कुछ बच्चे तो होगा सही, लेकिन कुछ बच्चे वही हैं, नहीं करते खुद को इम्प्रूव। तो एज़ अ टीचर वो टीचर आप कैसे लेके चलती हैं उस स्टूडेंट को? उसको आप देखिए, फ़ोकस छोड़ देती हैं, पढ़ने वाले बच्चों की तरफ कर देती हैं, क्योंकि उसका फ़ोकस है ही नहीं। आपने बहुत इम्प्रूवमेंट, आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस, आपने हर चीज़ कर ली, लेकिन वो फिर भी इम्प्रूव नहीं कर रहा खुद को, तो फिर टीचर क्या करता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा क्लास में एक्टिव क्यों नहीं है, या वो पीछे क्यों है बाकी बच्चों से। और जी, मेरा एक रूल रहा है अपना, देखिए हर टीचर्स की कभी भी ये आंसर शायद आपको सेम ना मिले हर टीचर से। हर टीचर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है। सम टाइम हम ऑब्जर्व करते थे कि वही बच्चे डेली जाएं, क्योंकि अ, अगर आप प्री स्कूल की बात करें, ग्रेड 1 से लेके मोस्टली जो हमारे हाई स्कूल्स हैं वो प्ले ग्रुप से लेके ग्रेड 2 तक की होम रूम टीचर कहलाते हैं। और यही जी, प्ले ग्रुप से लेके कुछ कुछ स्कूलों में ग्रेड 5 तक होम रूम टीचर कहलाते हैं। वो सारा दिन सारे सब्जेक्ट्स वही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनको मालूम होता है मेरा कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस कैटेगरी में, किस रोल में, तो वो अपने हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही रहा कि मैं उनको इस तरह फ्लक्चुएट करती थी, जैसे जो फ्रंट रो पे बैठते थे तो हम क्या करते थे वीकली
ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। जो बच्चा फर्स्ट रो पे बैठा है अब वो लास्ट पे बैठेगा नेक्स्ट वीक, और जो सेकंड रो वाला था वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम इस तरह हर बच्चे को ऑब्जर्व करते थे। और आई थिंक कि वो स्टार्टिंग में 3 रोज़ होती हैं इस तरह वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में 4 रोज़ होती हैं। 20-24 बच्चे होते थे हमारे टाइम पर। तो इस तरह हम सबको 1 महीने के अंदर हमने ऑब्जर्व भी कर लिया, नोट्स भी बना लिए। और जब इतने कम बच्चे होते हैं तो हमें शायद नोट्स मेंटली हम बना लेते थे, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ ऐसा केस होता था जिस बच्चे को लगता था ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है तो उसका नाम लिखते थे, पेरेंट को बुलाते थे। ये हमारी उस तरह मीटिंग्स भी होती थी, या कॉल पे बात कर लेते थे कि बच्चा बहुत पीछे है या क्यों समझ नहीं आ रहा है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अच्छा, पहले पेरेंट बात भी कर लेते थे ओपनली, तो हम बच्चे को मिलकर उसके जो भी है कि उसके ऊपर हम काम किया करते थे। अब क्या होता था, जो बच्चे इंटेलिजेंट थे फिर एक ग्रुप बनाया जाता था, फिर हम आते थे ग्रुपिंग पर कि उसके अंदर 2 बच्चे अगर वीक हैं तो 3 बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अच्छा देखिए, हर बच्चा ना किसी एक टास्क में एक से ज़्यादा मास्टरी होगी उसकी। अगर वो लिख अच्छा नहीं सकता, राइटिंग अच्छी नहीं है, या बोल अच्छा नहीं सकता, फ्लुएंट नहीं है, ही कैन बी अ गुड स्टोरी टेलर। तो जो सिचुएशन दी जाती थी 4-5 बच्चों के ग्रुप को एक, कि भाई ये टास्क करना है, तो वो जो बोलने वाला होता था वो क्रिएट करता था अपना, कहते हैं ना एक फैंटेसी में, एक मेमोरी लेन में जाता था, जी। वो स्टोरी क्रिएट करता था। जो लिखने वाला था वो अच्छा लिखता था। और कुछ ऐसे थे जिनकी स्पेलिंग्स बड़ी अच्छी होती थी। ये एज अ टीचर हमारा रोल था कि हम एक बच्चे को कैटेगराइज फॉर द टाइम बीइंग करें उस एक्टिविटी के लिए, कि ये स्टोरी टेलर टेलर अच्छा है, ये राइटर अच्छा है, ठीक है, ये इस तरह। और एक इन्फ्लुएंसर जो उस टाइम जो कुछ नहीं कर रहा होता वो एक्टिंग कर रहा होता था उनकी स्टोरी पर। समझ रहे बेटा सो आप? तो ऐसे इस तरह जी, ये ग्रुप ऐसे एक्टिविटी से दूसरों को बच्चे जल्दी गाइडेंस मिलती सीखते है, हैं। ग्रुप एक्टिविटी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मैंने खुद भी देखे हैं, और एज अ स्टूडेंट मैं भी यहाँ कैच कर जाते हैं, सीख जाते हैं। उसको उनको प्रैक्टिकल देखने का मौका, सीखने का मौका मिलता है ना ग्रुप में, तो बच्चे सीख भी हुँ, जाते हैं। बिल्कुल। और मेरा एक और सवाल ये है कि एज अ स्टूडेंट्स, कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं फिर टीचर्स के फेवरेट होते हैं, ऐसा ही है, जो अच्छे हों पढ़ने में, जो डिसिप्लिन जिनको हो, तो बाकी जो स्टूडेंट्स है फिर उस चीज़ से डिसअपॉइंट होती है, तो फिर टीचर का फेवरेट है, टीचर इसकी ही फेवर लेंगी। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए, घर में भी होता है ना कि घर में अगर जी। आपके पास अपने ही 3-4 बच्चे हों, मतलब अभी आप मैरिड नहीं हो, तो उसमें भी बच्चे आपस में कहते हैं, "मामा ये तो आपका फ़ेवरेट है।" वो फ़ेवरेट जी, क्यों है? ऐसे है। वो फ़ेवरेट नहीं है, वो एक्टिव है, जिसको फ़ेवरेटिज़्म का नाम दिया जाता है। अब एक टास्क में 24 बच्चों को दे रही हूँ और उसमें से 2 कर आते हैं, तो क्या उन्हें एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है? उन्हें मोटिवेशन की ऐसे ही ज़रूरत नहीं है? मिलनी कल ही की चाहिए बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल ले लें मैडम, हमारा 22 का जी। ग्रुप है, 22 लोगों का, लेकिन जी, आपको एप्रिसिएशन अच्छी लगी? बिल्कुल ऐसे में मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उससे। बिल्कुल। और मैं और आप सबसे यंग ऐसे हैं ही। ग्रुप में, जी। जी, ऐसे ही है। सो तो उसको मोटिवेशन और मिलती है ना, तो स्टूडेंट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, तो मिलनी चाहिए, बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन उन देखिए स्टूडेंट्स का क्या करें जो ऐसा सोचते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल्स में, क्योंकि वो तो यंग जनरेशन है, उनको तो नहीं पता ये। बिल्कुल, देखिए, ये फिर मैं कहूँगी ये टीचर का एरिया है, जहाँ पे टीचर को समझना है कि दूसरा बच्चा इनसिक्योर फ़ील ना करे, दूसरा बच्चा अपने आप को डीमोटिवेटेड ना रखे, सिर्फ़ आपके एक जेस्चर से। आपने उनको भी लेके चलना है। देखिए, एक क्लास में 24 बच्चे हैं, 24 डॉक्टर बनना चाहते हैं, 24 डॉक्टर नहीं बन सकते। कोई ऐसे ही। बायोलॉजी में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट को समझ में आएगा कि वहाँ उस दिन जब तारीफ़ की थी उसकी, क्योंकि उसकी ड्राइंग अच्छी थी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, इसलिए मैम ने या टीचर ने उसको ज़्यादा प्रेज़ किया। और ये हमें बहुत छोटी एज से समझा देना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम हमारे स्कूल्स में नहीं होती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो सर रेहान है उनकी भी ये अप्रोच है ना कि हमारे एकेडमिक सिस्टम में, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी चेंज लाया जाए। ऐसे आज ही। भी वही सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। हमें जो अवेयरनेस देनी है वो बेसिक से देनी है अवेयरनेस। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे 2 बच्चों में बहुत फ़र्क है अंडरस्टैंडिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरा बेटा स्कूल गया था, ही वाज़ इन प्ले ग्रुप, तो उसे जिसने पढ़ाया था, जो वो टीचर थी प्ले ग्रुप की, वो 1 महीने के बाद ही प्रमोट होकर
एचएम बन गई, हेड मिस्ट्रेस बन गई। वो मॉन्टेसरी सर्टिफाइड थी। तो मेरे बेटे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। ये मुझे कैसे पता चला, जब हम हैदराबाद मूव हुए, ये मैं बात करूँ कराची की, जब हम हैदराबाद मूव हुए, जब वो क्वेश्चन किया करते थे या मेरे बेटे का जो काम होता था वो मुझे डिफरेंट नज़र आता था कि इसकी सोच बहुत डिफरेंट है। इसी तरह मेरी बेटी जब यहाँ आई, प्ले ग्रुप में गई, वो यहीं थी, उसने यहीं पे शुरू से पढ़ा। प्ले ग्रुप नर्सरी उसने रेगुलर टीचर जिसने बीएड किया हुआ था या मास्टर्स किया हुआ था, लेकिन जो केजी उसने की वो उस टीचर से की जो ए लेवल की फिजिक्स की टीचर थी। आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट गई। अब आ रही है आवाज़ अरहम? आई थिंक सिग्नल इश्यूज हैं। एम आई ऑडिबल अरहम? एम आई ऑडिबल अरहम? मिस साहिरा, आपका नेट स्लो है। लेट मी आपका चेक, नेट वी स्लो कैन है। कंटिन्यू, हम कंटिन्यू हो कर गया, हो गया। सकते हैं। अब हो हाँ, गया, सही है, अब हो गया, चल गया। देखिए पाकिस्तानी ये चीज़ें तो चलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे कंटिन्यू। नहीं मालूम आपने कहाँ तक सुना अरहम। आप प्ले ग्रुप में थी अपनी डॉटर के। हाँ, तो मेरी जो बेटी थी, प्ले ग्रुप और नर्सरी वो रेगुलर टीचर जी। के साथ किया, और जब तक वो नॉर्मल स्टूडेंट थी। लेकिन जो उनकी केजी के ग्रेड था वो उन्होंने क्लियर किया था। उनको जो उस टाइम पढ़ा रही थी वो फिजिक्स टीचर थी जो ए लेवल में पढ़ाती थी, ओ लेवल के बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग मेरी बेटी की थी वो डिफरेंट थी। हम ये सोचते हैं कि प्ले ग्रुप नर्सरी है ना, इसे ऐसा करते हैं जिसने इंटर किया उस टीचर के हवाले कर देते। ऐसा नहीं है। हमारे हिसाब से उस टाइम उन्हें एक मोर क्वालिफाइड टीचर की ज़रूरत है, जैसे कि अपर ग्रेड्स में होती है। कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, क्योंकि आप सोचो, अब प्ले ग्रुप का बच्चा छोटा है लेकिन उसको समझाई कहाँ की बात जा रही है, ओ लेवल की 12वीं 13वीं क्लास की बात समझाई जा रही है। मैं मानती हूँ कि उस टाइम पे इतना वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो अपग्रेड हो जाएगा उसी एज से। वो बहुत कम एज से एक बड़ी बात समझना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो मेरा ये कहना ये है आपने कि बहुत हमें अच्छी छोटी क्लासेस में भी उतने ही क्वालिफाइड टीचर रखने चाहिए जो हम हायर क्लास के लिए सोचते हैं। ऐसा ही है। और मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा, दूसरे स्टूडेंट्स को भी ना अपने आप को खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि जो टीचर्स टास्क दे रहे हैं वो कंप्लीट करें, देन वो भी आपको मोटिवेशन देंगी, क्योंकि आपने वो टास्क करा। जब दूसरा कर सकता है तो वो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो और आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। कल को वो बिल्कुल, स्टूडेंट भी जो अच्छे होंगे वो आपको अपनी जगह पे देखना चाहेंगे कि आप भी आओ उस जगह पर। एज अ स्टूडेंट मैं भी यही कहूँगा कि अगर मैं इस जगह पे हूँ तो दूसरा भी इस जगह आ सकता है और आए, इम्प्रूव करे खुद को। बिल्कुल, बिल्कुल अरहम। जी, ऐसा ही है। एंड एजुकेशन पाकिस्तान में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बाहर मुल्क में? मतलब कि उस चीज़ की वैल्यू पाकिस्तान में ज़्यादा है या फिर बाहर एजुकेशन की? आई थिंक कि हमारे मुल्क में ज़्यादा वैल्यू है। अक्सर आप देखें तो बाहर बहुत ही कम है लोग जो कॉलेज जाते हैं, वो हाई स्कूल कहते हैं। मोस्टली तो लोग हाई स्कूल ही तक पढ़ते हैं। जी। 12th पास की उन्होंने और बस उसके बाद वो जॉब ओरिएंटेड कहेंगे उनका एनवायरनमेंट है कि बस अब 18 साल के हो गए, आप बाहर जाएँ, आपने पढ़ना है पढ़ें, लोन लें गवर्नमेंट से, बैंक से, यूनिवर्सिटी से, और आप खुद पढ़ लें अगर पढ़ना है, वरना आप कमाएँ और घर से चले जाएँ। क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि एक कमाएगा और 6 खाएँगे, तो हमारे लिए तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही। लेकिन देखिए, कुछ जगह मैंने खुद भी पर्सनली देखा है, एज अ इंजीनियर्स, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और भी कुछ हो गए अकाउंटेंट वगैरह वाले, हुँ, उनकी उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती। सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत देखा, उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती, और अगर कुछ को जॉब मिल भी जाती है तो सैलरी होती है 40-50 के। एंड अगर यही बाहर चले जाएँ तो उनकी बहुत अच्छी अर्निंग होती है और उनको वैल्यू भी मिलती है। हुँ। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ज़रूरी है वो लोग जो डिग्री करते हैं। जी। हमें पहले सर्च करना चाहिए कि आया कि आज मैं कह रही हूँ कि मैंने बीबीए करना है। जब मैं पास आउट होंगी बीबीए में, ऑलमोस्ट मुझे 4 से 5 साल लगेंगे अगर मैं डिग्री की लेने की बात बात करूँ। तो हुँ, क्या ये 5 साल के बाद इतनी वैलिड होगी डिग्री? क्या इससे रिलेटेड जॉब्स क्रिएट हुई होंगी उस टाइम, या इन 5 सालों में कंज़्यूम हो चुकी होंगी? हम बस उठते हैं,
आज मेरा ये दिल कर रहा है बनने का, चलो उसमें एडमिशन ले लिया। देखिए डॉक्टर्स जो हैं, उनका तो एक रेशो है कि वो दुनिया भर में चाहिए होते हैं। नर्सिंग हो गई, इस टाइम ऐसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब इंजीनियर सिंपल आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, आज इंजीनियरिंग की भी डिग्री में काफ़ी स्पेशलाइज़ेशंस हैं। जैसे डॉक्टर जब तक अगर आपने बाहर जाना है तो एफआरसीपीएस करना है। आपने बीबी मतलब सिर्फ़ सिंपल एमबीबीएस की डिग्री नहीं लेके जानी। आपको बाहर जाने के लिए एक अलग टेस्ट देना पड़ेगा मेडिकल से रिलेटेड। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि पहले हम मार्केट सर्च करें कि आया कि जो डिग्री हम कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है भी या नहीं 5 सालों के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने सही बात की। और लेकिन एक और बात है यहाँ पे, एज अ डॉक्टर आपने बात की, अब यहाँ पे हुँ, डॉक्टर जो है ना, पब्लिक की नज़र में उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में बाहर काम किया हुआ है ना, इधर कराची में काम किया हुआ है सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वहाँ डॉक्टर के थ्रू भी काम था, तो वहाँ से भी मुझे पता चला डॉक्टर की बाहर कितनी वैल्यू है। वहाँ के जो वो है ना, कोई भी इंसान कह लें अगर जिसका कोई डॉक्टर है, ओल्ड एज जो है 60-50 एज है, उनके लाजमी डॉक्टर होते हैं और एक ही डॉक्टर होता है। उनकी बगैर परमिशन के वो कुछ नहीं करते। फॉर एग्जांपल उनके अगर सर भी दर्द है ना, तो वो उसी डॉक्टर के पास जाएंगे और उसी डॉक्टर से हर चीज़ पूछेंगे। हम यहाँ तो 10 डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो कोई टाइम टेबल नहीं होता, कभी भी चले जाते हैं। वहाँ पे एक टाइम बना हुआ है, उस टाइम पे लाजमी जाना है, अदरवाइज आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। तो यहाँ तो बिल्कुल। डॉक्टर की वैल्यू भी मुझे कम लगती है थोड़ी। आप बताएं इस बारे में। देखिए मेरी ये फील्ड नहीं है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ज़रूर रहा है, वहाँ पर एक डॉक्टर इसलिए रखा जाता है कि उनका मेडिकेड है उनके पास, मेडिकल फ्री है उनके पास, जी ऐसे ही फ्री है वहाँ पे। ठीक है? और वो अपॉइंटमेंट्स उनको 1-1 महीना लेनी पड़ती हैं और वो पेशेंट्स जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वो नर्स वहाँ पे विज़िट करते हैं, ऐसे ही नर्स विजिट करते हैं। ठीक है? और यहाँ की बात की हम कब जाते हैं डॉक्टर के पास? हमारा डॉक्टर तो पैनाडॉल है, कौन स्ट्रॉन्ग यही है? ऐसे ही। क्योंकि वही बात अगर सर रेहान की हम बात करें, वो जो कह रहे हैं कि पॉवर्टी कम करनी है, गुर्बत यहाँ से कम करनी है। हमने यही बात की ना, जो एक वीडियो सर की चल रही है आजकल, कि उसमें वो कहते हैं कि मतलब जो आपकी महीने की तनख्वाह है, अगर घर में से कोई एडमिट हो गया हॉस्पिटल, तो महीने की तनख्वाह हॉस्पिटल खा जाएगा। ऐसे ही हॉस्पिटल बहुत चार्जेस करते हैं इधर। बिल्कुल। ऐसे ही। और आपने रिहान एआई इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया? क्या सोचकर ज्वाइन किया? किस मकसद से? या स्किल सीखने के लिए, मजीद अपनी नॉलेज एजुकेशन बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि एजुकेशन को भी अपग्रेड करना है, तो एआई के थ्रू ही यस। अपग्रेड करना है, और ये हमने एक्सपीरियंस किया लास्ट कोविड में। जब सब कुछ बंद था तो क्लासेस ऑनलाइन जा चुकी थी। क्लासेस ऑनलाइन जा चुकी थी, ऐसे ही है। और एआई में आपको क्या लगता है आगे जाके उसका ज़्यादा ट्रेंड मजीद और होगा या फिर ख़त्म हो जाएगा? नहीं, नहीं, अब ये खत्म तो नहीं होने वाला, अब तो मज़ीद और बढ़ेगा इसके ही। और एडवांटेजेस क्या हैं इस चीज़ के? एडवांटेजेस यही है कि जो एक्सेस हमें जाकर कोई चीज़ देखनी थी या हम कोटेशंस लिया करते थे, अब वो ऑनलाइन आपको सारे कोटेशंस मिल जाते हैं। उसके लिए आपका टाइम कम वेस्ट होता है। अब देखिए डिस्ट्रैक्शन इधर भी है, अगर हम नुकसान की बात करें तो डिस्ट्रैक्शन भी है इसमें कि आप एक चीज़ देख रहे हो, उससे आप दूसरी जगह चले गए। आपको उस पे बहुत फ़ोकस्ड रहना है। और कोई डिसएडवांटेजेस फिलहाल तो आपके नज़र नहीं नज़र में कोई आते। लगता? जी, ऐसे ही सॉरी? है। मुझे भी अब तक तो इतना कोई नहीं दिखता है डिसएडवांटेज, बल्कि हमें फ़ायदे ही मिल रहे हैं और हर किसी को मिल रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस वाला हो, स्टूडेंट हो या कुछ भी हो। बिल्कुल अरब, बिल्कुल। क्योंकि वो जो हमारा आधे घंटे में काम हो रहा है ना, वो एआई के थ्रू हमारा 10-15 मिनट में हो जाता है। जो 10-15 मिनट वाला काम है वो 5 मिनट में हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एआई से एजुकेशन पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? जो पढ़ने वाले उन पे पढ़ रहा है, मज़ीद अच्छे हो रहे हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले वो सोशल मीडिया का दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है। सो थैंक यू सो मच मिस सायरा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने टाइम दिया हमें और आपसे इतनी नॉलेज एजुकेशन के बारे में एज़ अ टीचर्स जो कि गाइडेंस हमें नहीं पता थी, वो आपसे आज हमने जानी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और इंशाल्लाह जो लोग देख रहे हैं आपकी बातों से इंस्पायर्ड होंगे और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच मिस सायरा, आपने हमें टाइम दिया।
थैंक यू अरम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तो मेरे ख्याल से मेरी आधी एज के भी नहीं हो लेकिन आपके जी सवाल बिल्कुल बहुत ऐसे अच्छे ही। थे। बिल्कुल, अभी मैं 17 ईयर्स 17 साल का हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अरम, थैंक यू जी, सो मच फॉर इनवाइटिंग बड़ों मी। से अगर हम कुछ नॉलेज लेते हैं ना तो अच्छा लगता है और हम उससे सीखते ही हैं। तो मुझे भी आपसे अच्छा लगा सीख के, जान के। देन अब खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, जो आपने थोड़ी बहुत बातें हमें बताई स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। और एज़ अ टीचर हैं आप, तो स्टूडेंट्स को सीखना ही चाहिए। तो इंशाल्लाह खुद को हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस सायरा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। So thank you so much everyone. That's all about this interview. आप सब मिस सायरा से सीखें, इनसे इंस्पायर्ड हों। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। मस्ट बी लाइक, कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।